Okay, students, let's start the today's class. In the previous class हम लोगों ने आईसी इंजन के काफी टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हम लोग आईसी इंजन के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर चुके हैं. हम लोगों ने स्टडी किया है 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन को, कैसे उनकी वर्किंग करती है. हम लोगों ने बात करी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसआई इंजन एंड सीआई इंजन, what is the difference between the 2 stroke engine and the 4 stroke engine. Then we comes to the performance parameters कि कौन कौन से performance parameters होते हैं, like indicated power, brake power, friction power, brake mean effective pressure, indicated mean effective pressure, mechanical efficiency, thermal efficiency, volumetric efficiency. ठीक है. फिर इसके बाद में इनको मेजर करने के वेज के बारे में बात करी कि ब्रेक पावर हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं. ब्रेक पावर मेजर कर सकते हैं हम लोग यूजिंग द डायनोमीटर. इंडिकेटेड पावर हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम. और फ्रिक्शन पावर मेजर कर सकते हैं हम लोग 3 वे से के अंदर, जो कि कौन कौन से थे हमारे पास में. एक था हमारे पास में मोर्स टेस्ट, दूसरा था हमारे पास में विल्सन लाइन टेस्ट, और तीसरा था हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन ब्रेक पावर एंड इंडिकेटर. डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड द ब्रेक पावर. इसमें से हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मोर्स टेस्ट का. ठीक है. जो मैक्सिमम हमारे पास यूजिंग होती है वो किसकी होती है, मोर्स टेस्ट की होती है. अब बिफोर हम लोग है ना इस यूनिट को एंड करें या फिर इस टॉपिक को एंड करें, एक बहुत अच्छा और एक बहुत नॉर्मल टॉपिक एक और आता है, दैट इज द आईसी इंजन्स में इमिशन क्या होते हैं और इमिशन कंट्रोल कैसे किया जाता है. ठीक है. वाई वी रिक्वायर द कंट्रोल दिस इमिशन. अभी अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग कानून बना रही है, अलग अलग लॉज बन रहे हैं इस इमिशन को कंट्रोल करने के लिए कि कैसे हम इस इमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं. हमने अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर भी क्या था, पहले अपने पास BS2 पे, BS3 पे, ब्यूरो स्टैंडर्ड 2, ब्यूरो स्टैंडर्ड 3 पे गाड़ी चलती थी. फिर है ना उसके बाद में BS4 आया, जहाँ पर जो ये इसके इमिशन हो रहे हैं, बेसिकली जो आईसी इंजन से इमिशन होता है वो किस किस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रहते हैं. ठीक है. और क्या रहता है हमारे पास में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अवेलेबल होते हैं. सो हम लोग इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कुछ पैरामीटर्स बनते हैं, जो कि हमारे इंजन के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. जो हमारे इंजन का आउटलेट होता है उस आउटलेट को वेरिएशन करके क्या करते हैं हम लोग, इनको वेरिएशन करके ये चीजें चेंज करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं जो एयर पॉल्यूट करते हैं और फिर कैसे हमको इसको कंट्रोल करने के लिए किन डिवाइसेस का यूज करते हैं. ठीक है. अभी अपने इंडिया में किस स्टैंडर्ड पे गाड़ी चल रही है, BS6 पे. ठीक है. अभी जब लॉकडाउन हुआ था उस लॉकडाउन के बाद में इस BS6 को क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया. ठीक है. इससे पहले किस पे चल रहा था, BS4 पे वर्किंग हो रही थी और BS4 पे गाड़ी चल रही थी. मतलब लास्ट 2 ईयर, हाँ 2 ईयर्स अगो हम लोगों ने BS4 को ऑप्ट किया था और हम लोग BS6 पे ऑप्ट कर रहे हैं. वाई द ऑल द गवर्नमेंट्स एंड द ऑल द एनवायरमेंटिस्ट वर्किंग ऑन दिस, इस पे काम कर क्यों रहे हैं. सर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दोनों चीज बढ़ रही है ना. बिल्कुल. सबसे ज्यादा जो चेन वजह है वो क्या है, एयर पॉल्यूशन. ठीक है. एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है. एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है और जो ग्लेशियर्स की आइस है वो ना मेल्ट होकर सी लेवल इंक्रीज हो रहा है. और ड्यू टू दिस एयर पॉल्यूशन हमारे पास में ना जो डिजीज हैं वो डिजीज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. सो टू ओवरकम ऑल दिस सिचुएशन वी हैव टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन. तो ये एयर पॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास कहाँ से होता है, 2 जगह. एक हमारी इंडस्ट्रीज, दूसरा हमारे मोटर व्हीकल्स. सो हियर इज दिस कि हमारे पास में है ना व्हाट कॉज एयर पॉल्यूशन टू दिस. वी हैव द 2 सोर्स. फर्स्ट वन इज द स्टेशनरी सोर्स, दैट इज सेकंड वन इज द मोबाइल सोर्स. स्टेशनरी सोर्स जो कि हमारे ना फ्यूल पावर को हीट करने से कंबशन जनरेट हो रहा है, उन कंबशन की वजह से जो जनरेट हो रहे हैं वो हमारे स्टेशनरी सोर्सेज हैं. ठीक है. बर्निंग सच एन इंसिनरेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, जिसको हम लोग नहीं रोक सकते बट इट इज हैपन. तो ये फॉरेस्ट फायर जो है ये भी हमारे एयर पॉल्यूशन का एक रीजन है. इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्रोसेस, इसको काफी है ना कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि ना इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्रोसेसेस को हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके. ओके. सॉल्वेंट्स एंड एरोसोल्स, जो हमारे पास में सॉल्वेंट्स रहते हैं और एरोसोल्स रहते हैं वो भी क्या क्रिएट करते हैं, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जब वो किसी चीज के अंदर मिक्स करते हैं. वहीं अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, मोबाइल सोर्सेज के बारे में बात करें, तो मोबाइल सोर्सेज जो कि क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. इन मोबाइल सोर्सेज के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं, ऑटोमोबाइल. इन मोबाइल सोर्सेज के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या आते हैं जो कि इसको क्रिएट करते हैं, ऑटोमोबाइल. और हमारा आज का जो लेक्चर है इन्हीं ऑटोमोबाइल से निकलने वाली गैसेस के ऊपर है. जितने भी हमारे हाईवे व्हीकल्स हैं, लाइक
कार हो गया, ट्रक हो गया, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स, ये क्या है हमारे पास मेजर कॉजेज है ऑफ द एयर पोल्यूशन। साथ के साथ में ऑफ हाईवे व्हीकल सच एज एयरक्राफ्ट्स हो गए, बोट्स, लोकोमोटिव, फार्म इक्विपमेंट्स एंड द कंस्ट्रक्टिव मशीनरीज, तो ये सब के सब क्या कर रहे हैं हमारे पास में एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अब इस एयर पोल्यूशन के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी गैसेस मैटर करती हैं वो देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टाइप की ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। कैसी गैस है, एक बार ये ऑर्डरलेस गैस है, कोई कलर अवेलेबल नहीं होता है इसके ऊपर, बट ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है ये, ठीक है। सेकेंड इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि अपने पास में है ना, वो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, एल्कलाइन मेटल, ठीक है। CH के कंपाउंड्स जो होते हैं उनका, उनकी वजह से क्या जनरेट होती है, जो हमारे पास गैस जनरेट होती है उसको हम किसको देते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx इसलिए यूज किया, समटाइम वी आर यूजिंग द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समटाइम हम देखते हैं कि नाइट्रस होता है, NO3 भी बाहर निकलती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसको SO2 लाइक दिस, ठीक है, दिस इज आवर सल्फर डाइऑक्साइड। पर्टिकुलेट मैटर इज वेरी थिन, जो हम लोग जैसे कोल है, कोल को हम लोगों ने काफी क्रश कर दिया, तो क्रश करने के बाद में क्या बन जाता है, वो काफी छोटा बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PM10 बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द PM10। तो ये पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो कि क्या क्रिएट करते हैं, हमारे एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। ये जो हम लोगों की इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज की चिमनी से जो बाहर निकलता है उसके अंदर इस PM10 को हम लोग काउंट करते हैं। एंड सबसे हार्ड और सबसे बुरा जो होता है वो लेड, PB। मतलब सबसे ज्यादा PB कहाँ मिलता था पहले, अब तो इसको काफी है ना ऑब्सोलेट कर दिया गया है। Where we found this PB? Silencer। हमारे पास जो 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करते थे, ठीक है, उन 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर है ना, जो लेड की कंपो था, लेड ऑक्साइड था या फिर लेड था, वो सबसे ज्यादा मिला करता था। तो इसमें इमिशन जो होता था सबसे ज्यादा होता है। जैसे अपन कहते थे ना कि इसके अंदर एक्स्ट्रा हम लोग क्या डालते थे, ऑयल डालते थे अलग से, तो उस ऑयल के अंदर ना PB का सॉल्वेंट क्या होता था, ज्यादा हुआ करता था, तो इस वजह से ये PB जो है, लेड जो है, ये वाटर एटमॉस्फेयर में के अंदर क्या होता था, डिजोल्व होता था। और लेड इज द पॉइजन, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या है, लेड है। नेक्स्ट, अब इन गैसेस के बारे में एक पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलते हैं कि क्या ये गैसेस हैं और कैसे ये मैटर करती हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मैं बात कर रहा था कि दिस इज द ऑर्डरलेस एंड द कलरलेस गैस। इट इज कॉज्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल एंड एयर। ये जनरली कहाँ से निकलती है, ये सबसे ज्यादा जो है ना जनरेट होती है वो मोटर व्हीकल्स से। इट रिड्यूसेस बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करती है, डिजीज कैसे क्रिएट करती है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एंड क्या क्रिएट कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर देती है। सिंपल सा है ना कि CO+O2 क्या क्रिएट कर देता है, CO2 बना देता है। तो ये क्या करती है, जितना भी हमारे ऑक्सीजन के अंदर अवेलेबल हमारे ब्लड के अंदर अवेलेबल ऑक्सीजन है उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, और ब्लड स्ट्रीम को क्या करती है, उसको ब्लड स्ट्रीम को फ्लो करने से रोकने लगती है। सो अगर ये ब्लड स्ट्रीम है ना फ्लो होने से रुक जाता है, तो ये हमारे मेंटल फंक्शंस के ऊपर काफी इफेक्ट क्रिएट करता है। सो इट क्रिएट्स द मेंटल फंक्शंस एंड विजुअल एक्टिविटी, ठीक है। Next is the improvements are being made, but these are the still problem in the some urban area। कोशिश कर रहे हैं इनको चेंजेस करने की, बट ये अभी तक क्या बना हुआ है, सबसे बड़ा एक कॉज बना हुआ है। आज जब लोग रिसर्च कर रहे हैं ऑटोमोबाइल के ऊपर, तो ऑटोमोबाइल के अंदर रिसर्च करने पर ये एक बहुत अच्छा टॉपिक जनरेशन हो रखा है कि किस टाइप से इसको जनरेट करते हैं। तो आईसी इंजन के अंदर फॉर्मेशन किस टाइप से होता है इसका, तो ये बड़ा ही अवेलेबल है लोकली। हम लोग देखते हैं कि इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है किसके लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। सो जो कार्बन जो है वो किससे एंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में एंड करता है। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर रेंज ऑफ फ्यूल कंजप्शन, जो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो होता है वो
किसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, हमारे एयर फ्यूल रेशियो के फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। सो व्हेन वी सी कि हम लोग कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास जब बात करते हैं हम लोग फ्यूल की, तो फ्यूल में कुछ अल्कोहल अवेलेबल होता है, फिर हम बोले एल्कली मैटर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है इस एल्कली मैटर के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड OH से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन क्रिएट हो जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है हमारे पास में, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट कर देता है। ओके, सो दिस इक्वेशन इज कंटिन्यूअसली मूविंग। अब बिना एल्कली कार्बन मटेरियल, डाइऑक्साइड आएगा ना, तो हाँ हाँ सर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हाँ हाँ बनेगा। ठीक है। ये क्या होता है कि हमारा फ्यूल बिना एल्कली मेटल के लिए चलाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जब बिना एल्कली मटेरियल के लिए नहीं चला पा रहे हैं तो एल्कली मटेरियल हमेशा अवेलेबल है, तो ये मान के चलना कि हमेशा क्या मिल रही है हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड CI इंजन के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा जनरेट होती है एज कम्पेयर टू द SI इंजन। तो अगर CI इंजन की बात करें हम, सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन CI इंजन, कि जब हम लोग मीन एयर फ्यूल मिक्सचर प्रेजेंट इन द कंबशन चैम्बर पर साइकिल इज फार लीनर इन द डीजल इंजन देन इन द SI इंजन ड्यू टू द लैक ऑफ होमोजेनिटी of the mixture built up by the stratification, extremely rich and local zones are exist। rich zone का मतलब क्या होता है, हमारे पास जब मिक्सचर होता है वो तीन टाइप से होता है, एक होता है रिच मिक्सचर, एक होता है हमारे पास लीन मिक्सचर और एक होता है हमारे पास में बैलेंस मिक्सचर। रिच मिक्सचर सर, इसमें फ्यूल का रेशियो ज्यादा होगा एयर के रेशियो से, एयर के रेशियो कंपेयर करेंगे तब। ठीक है, यहाँ पर हम एक रेशियो की बात करें, रेशियो का नाम होता है एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है। एक रेशियो की बात करते हैं, उस रेशियो का नाम क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो। अगर एयर फ्यूल रेशियो हमारा ज्यादा है, मतलब फ्यूल ज्यादा है हमारे पास और एयर कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिच मिक्सचर, ठीक है। अगर हमारे पास फ्यूल कम है और एयर ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं लीन मिक्सचर, और अगर ये बैलेंस बने हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस मिक्सचर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, जब हम लोग कंबशन के बारे में बात करेंगे तो उसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में रिच मिक्सचर है, रिच मिक्सचर है तो हम क्या कहते हैं कि दिस प्रोड्यूस द हाई कार्बन मोनोऑक्साइड, this produce the high carbon monoxide concentration that are reduced to a greater or lesser extent by post oxidation. When the excess air ratio increase, dropping temperature cause the post oxidation rate to be reduced. The reaction freezes up. The reactions are called the freezing up the reaction. Okay, फिर इसके थ्रू क्या जनरेट हो जाता है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो जाता है। okay, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन इमिशन किस टाइप से है ना टेक प्लेस करता है, तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास इंजेक्शन नोजल बता रखा है और इस इंजेक्शन नोजल के थ्रू हम लोगों को किसके बारे में बता रखा है, इमिशन को बता रखा है कि अगर हमारे पास मिक्सिंग ओवर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल ऑफ एयर कर रहे हैं तो क्या है, अंडर मिक्सिंग ऑफ कर रहे हैं तो क्या जनरेट हो रहा है। अगर ड्यूरिंग द इग्निशन की बात करो तो यहाँ पर एक जेट बना रखा है, यहाँ पर किसकी थ्रू बता रखा है, यहाँ पर डायामीटर टाइप से कुछ जनरेट कर रखा है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ये मिक्सचर कैसा होता है, रिच होता है। ओवर मिक्सिंग के थ्रू ओवर मिक्स हाइड्रोकार्बन के लिए ये इस टाइप का एक जोन क्रिएट होता है हमारे पास में। अगर हम लोग है ना किसकी बात करें, अंडर मिक्स की, तो अंडर मिक्स के लिए जो अंदर छोटा वाला बना हुआ है ना, ये छोटा वाला जोन क्रिएट होता है। तो अंडर मिक्स के अंदर हमारे रिच मिक्सचर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ड्यूरिंग द इग्निशन डिले पीरियड evaporated fuel mixes with the air, regions of fuel air mixture are produced that are too lean and too burn. Some of this mixture, this fuel makes it way out the exhaust. और बात करें अंडर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर की, तो फ्यूल लीविंग द इंजेक्टर नोजल एट लो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द इंजेक्शन प्रोसेस कैन नॉट कंप्लीटली मिक्स विद द एयर एंड बर्न। तो जब अच्छे से मिक्स ही नहीं हो पाता है तो और बर्न हो जाता है तो वो क्या क्रिएट करता है हमारे पास में, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करता है ड्यू टू द इनप्रॉपर कंबशन। नेक्स्ट इज और volatile organic compounds,
जनरली ये किसके होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कि अपन किसके बोल रहे हैं, एल्कली बता रहे थे, CH जो हम लोग बोलते हैं। तो ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये किसकी वजह से जनरेट होते हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम द कंबशन प्रोसेस एंड इवेपोरेशन ऑफ गैसोलीन वेपर्स एंड सॉल्वेंट्स। They contribute to the global warming. In sunlight, they combine with the nitrogen oxide, ठीक है, टू फॉर्म द ओजोन। एक स्मोक क्रिएट करते हैं, ये स्मोक क्या क्रिएट करता है हमारे पास में, ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करता है। दिस ओजोन, अगर यहाँ पर से ये जो ओजोन क्रिएट हो रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर से एक ओजोन क्रिएट हो रहा है, ये स्मोक जो है ये क्या करता है, इरिटेट द आईज एंड डैमेज द क्रॉप्स। ये बड़ा ही है ना, ये जो वैल्यू है ये कहना हमारी एग्रीकल्चर के लिए भी जितना ही हार्मफुल है जितना ह्यूमन के लिए। दिस ओजोन प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग द मोस्ट पीपल टुडे। आप देखते हैं आज हम लोग सुबह सुबह जनरली क्या होता है, जब स्मोक क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द हाई पॉल्यूशन, दिखता है ना बाहर की साइड में क्या क्रिएट हो रहा है, कि स्मोक क्रिएट हो रहा है। तो ये स्मोक किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स की वजह से ये स्मोक क्रिएट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, we are talking about the oxides of the nitrogen. So nitrogen dioxide is the prominent one, जो कि जनरली किस कलर में निकलती है, येलो ब्राउन कलर में निकलती है स्मोक के अंदर। तो हम लोग जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के बारे में। ये किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर कंबशन प्रोसेस की वजह से जनरेट होता है, और जनरली कार्स और यूटिलिटीज के अंदर ये बाहर निकलता है। यूटिलिटीज आर कॉल्ड, जो कि हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हमारे डेली पर्पज के लिए यूज करते हैं, लाइक जो हमारे पावर प्लांट्स है, ठीक है, वो हम लोग किसके लिए, किससे निकल के आते हैं, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड उससे निकल के आता है। जो हमारी बसेस हैं, ट्रक हैं, वो भी एक मेजर कॉजेज हैं किसके, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के। सो एज द नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में काफी एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल हो है, तो जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड इंक्रीज होते हैं तो ये क्या क्लियर करते हैं हमारे पास में, यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं लाइक अ कैटलिस्ट। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिएट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, ये हैवी केमिकल्स क्रिएट करते हैं। एक होता है ना, अपन अगर तुम लोगों ने सुना हो कि एक एसिड रेन होती है, ठीक है, तो एसिड रेन के अंदर भी है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और कैसे ये आईसी इंजन के अंदर फॉर्म होते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। Here is the formation of the nitrogen oxides. So सबसे पहले जो N2 है वो ऑक्सीजन से क्रिएट होती है। N2 reacts with the oxygen and creates the nitrous oxide and नाइट्रोजन फ्री हो जाता है। अगर सिर्फ नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है अगेन ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन को फ्री करता है। अगर ये हमारे एल्कली मटेरियल से, जो हमारा अल्कोहल है उससे रिएक्ट करता है तो भी हमारे पास क्या बन जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड क्रिएट हो जाता है। तो ये ऑलवेज हमारे पास में क्या रहता है कि कुछ अवेलेबिलिटी इस टाइप से रहती है कि क्या क्रिएट करता रहता है, नाइट्रस की ऑक्साइड्स क्रिएट करता रहता है। नीचे है ना कुछ कांस्टेंट रेट्स दे रखी है इसकी, तो ये हमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसकी रिक्वायरमेंट हमको भी है नहीं। बात करते हैं पीवी के शेयरिंग के लिए ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है सर। रिएक्शन बैलेंस क्या वो बैलेंस कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, किसके सर? आपने एक मिनट रिएक्शन खोलना सर एक बार आप। सर यहाँ पे नाइट्रोजन को सर आउटर बैलेंस में से 5 होते हैं, उसके 7 होता है ना उसका, वो 2 5 होते हैं उसमें। आप ये 5 अनबैलेंस, होते हैं ऑक्सीजन, ये अनबैलेंस्ड होते हैं ना, आयंस की फॉर्म में बनते हैं। ओके सर, आयंस की फॉर्म में बनते हैं ये, तभी तो ये अनबैलेंस्ड होके फटाफट किसी और से रिएक्शन कर देगी। अगर ये ना बैलेंस होगी तो ये रिएक्शन करने के लिए अंदर जल्दी से पार्ट ही नहीं करेगी, और जल्दी से पार्ट नहीं करेगी तो हमारे लिए तो इतना बड़ा कॉज ही नहीं रहेगा ना ये। अब ये आयंस की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी, तो ये रिएक्शन जो होते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कैटलिस्ट के क्या कर देते हैं, ये रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि आयन क्या करेगा, अगर ये नेगेटिव आयंस के NO माइनस होता है ना, तो अगर NO माइनस की फॉर्म में जनरेट होकर हमको एटमॉस्फेयर के अंदर मिल रहा है तो फटाफट क्या करेगा, किसी पॉजिटिव आयन को पकड़ेगा, उसके साथ में क्या कर देगा, रिएक्शन क्रिएट कर देगा। ठीक है, यस सर।
चलो बात करते हैं पीबी के बारे में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो टॉक्सिक मटेरियल कौन सा है हमारे पास में, लेड है। ठीक है, सबसे पुराने टाइम से जो हम लोग सबसे ज्यादा टॉक्सिक बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं, लेड को बोलते हैं। इट इमिटेड फ्रॉम द गैसोलीन एडिटिव्स, बैटरीज जो बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, एंड नॉन फेरस स्मेल्टर्स। ठीक है, जो जहाँ पर आयरन नहीं बनता है वहां पर से भी मतलब जो उसको फैलाते हैं उसके थ्रू क्या करता है, यहाँ पर से हमारे पास में क्या बनता है, लेड जनरेट होता है। सबसे ज्यादा जो लेड है ना वो बैटरी जो है, बैटरी बनाने वाली कंपनी उसके अंदर बनता है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियों के अंदर बैटरी है उसके अंदर क्या डला होता है, लेड डला हुआ होता है। तो वहीं से क्या करता है, ये इमिशन सबसे ज्यादा जनरेट होता है। इट अफेक्ट्स द वेरियस ऑर्गन्स एंड कैन कोज द स्टेरिली एंड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, लाइक रिटार्डेशन एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। ठीक है, हमारे जो बिहेवियर है उसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आने लग जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रंस आर स्पेशली ससेप्टेबल। कंट्रोल ऑफ मोबाइल सोर्स हैज बीन एक्सपीरियंसली सक्सेसफुली। ये इसको है ना काफी हम लोगों ने कंट्रोल कर चुके हैं, किसके थ्रू, कि जो हमारे पास में जितने भी ऑटोमोबाइल सोर्सेज हैं उन पे इसमें लेड के इमिशन को कंट्रोल करके। जो ऑयल यूज कर रहे हैं हम लोग, वो ऑयल का भी फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं उस फ्यूल को, हमारे पास जो इंजन है उस इंजन को, और जो हमारे पास में चेंजेस होकर क्या जनरेट होती है, गैसेस बाहर निकल रही है, उस गैसेस के इमिशन को, इन तीनों सिस्टम्स को कंट्रोल करके इस लेड के इमिशन को कंट्रोल करने पे काफी कोशिश कर चल रही है, और एक काफी हद तक हम लोग इसको क्या कर चुके हैं, चेंज भी कर चुके हैं। ठीक है सर, अब तो सर लिथियम आयन का भी यूज कर रहे हैं व्हीकल्स में। बिल्कुल, बैटरीज की जो फॉर्म है वो भी चेंज करते आ रहे हैं। पहले हम लोग पहना क्या, लेड एसिड बैटरी का यूज कर रहे थे, आजकल लिथियम आयन भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लोग वहां गए थे अपने पास में सोलर व्हीकल कार लेकर ESVC के अंदर गए थे, उनको जब वैसे पता भी है इसकी कितनी अच्छी रिक्वायरमेंट है ना ललित? यस सर। भगा दिया था ना वहां से, भगा दिया था। चलो बात करते हैं किसके बारे में, पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बात करते हैं। दिस पर्टिकुलर मैटर आर जो एयरबोर्न मैटर्स होते हैं, बड़े टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लाइक ए डस्ट, सूट, स्मोक। ये बेसिकली कहाँ से जनरेट होते हैं हमारे पास में, ये जनरेट होते हैं हमारे कंबशन प्लांट्स के थ्रू, बॉयलर्स के थ्रू। जितने भी बर्निंग प्लांट्स हैं, उन बर्निंग प्लांट्स के अंदर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, इन कॉमर्शियल यूजेस कर रहे हैं। उन कॉमर्शियल पर्पस के अंदर क्या होते हैं, ये हमारे पास में ये जनरेट होते हैं। सम आर फॉर्म्ड इन द एयर, कुछ एयर के अंदर फॉर्म होते हैं जस्ट, बट इसकी जो नंबर्स हैं वो काफी लेस है एज कंपेयर टू द जनरेट इनटू द बर्निंग प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल प्रोसेसेस। ठीक है, they irritate the respiratory system and may also carry the metals, sulfates and nitrate. Some overall decrease seen, but trends may be marked by meteorological change. अगर हम मेट्रोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर बात करें तो ही ये क्या करता है, जनरेशन होता है। आजकल हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, बॉयलर्स के अंदर फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर का यूज कर रहे हैं। भाई याद है थोड़ा सा, बॉयलर के अंदर है ना, लास्ट के अंदर हमने बात करा था कि हम आजकल किसका यूज कर रहे हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर का यूज कर रहे हैं। उस फ्लूइडाइज्ड बॉयलर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्रश कोल को फ्लूइडाइज्ड फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद में जब इसको बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम क्या भेजते हैं, इसको एक एयर बैग्स के थ्रू ट्रांसफर करवाते हैं। ये एयर बैग क्या करता है, इसमें से निकलने वाले जितने भी हैवी पार्टिकल्स है, चाहे वो हमारे हैवी पार्टिकल सल्फर्स की हो, चाहे वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हो, उन सबको क्या कर देता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो सबको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर देता है। तब वो एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या निकलता है, ये वैल्यूज क्या निकल के आती है, बाहर निकल के आती है। सो जो हम लोग मेट्रोलॉजिकल चेंज कर रहे हैं, मेटल के अंदर चेंज कर रहे हैं, जो हमारे कोल पार्टिकल्स के अंदर चेंज कर रहे हैं, उन सब से हम लोग क्या करके आ रहे हैं, यहाँ पर इस PM को बदल के आ रहे हैं। बात करें अगर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये क्या क्रिएट करता है, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग द सल्फर, primarily caused by the burning of coal, oil and various industrial process. They can affect the respiratory system. Basically देखो जितने भी एयर पॉल्यूटेंट वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे किसको हम लोग
कहाँ पर सबसे पहले स्ट्राइक करते हैं, हमारे रेसिपिरेटरी सिस्टम पे स्ट्राइक करते हैं, देन उसके बाद में ये क्लियर होते हैं, ठीक है। दे रिएक्ट इन द एटमोस्फियर टू फॉर्म द एसिड सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। ये क्या क्रिएट करते हैं, एटमोस्फियर में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, सल्फेट्स बनाते हैं, सल्फाइड्स बनाते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल रिडक्शन ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ द सोर्सेज एंड थ्रू यूज ऑफ द लो सल्फर फ्यूल्स। आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारे फ्यूल्स के अंदर किसका यूज ना करें, लो सल्फर फ्यूल्स का, सल्फर का यूज ना करें। लो सल्फर फ्यूल्स हम लोग काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। आज सीएनजी यूज करी जा रही है, ठीक है। एलपीजी जो पहले यूज होती थी है ना व्हीकल्स के अंदर, उसको बिल्कुल रोक दिया गया है, ठीक है। सीएनजी के ऊपर प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये सीएनजी एक ऐसी गैस है, एक ऐसी गैस है जिसके थ्रू जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। जितने हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा, हमने नाइट्रस ऑक्साइड पढ़े, हमने पीएम पढ़े, हमने वह ना वीओसी पढ़े, ठीक है। उनके अलावा कुछ और हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, एस्बेस्टस, मैग्नीज, डाइऑक्सियम। तो सीएनजी इन सब के अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, एक लेवल क्रिएट कर रहा है जो कि क्या बता रहा है आपको कि ये सबको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब का जो सबसे बड़ा कॉज है, वो सबसे बड़ा क्यों इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, वो सबको कंट्रोल करा जा रहा है किसकी वजह से, इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ठीक है। इन द अर्थ देयर इज अ सबसे बड़ी जो चैलेंज है ना, वो हमारे पास क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। हम लोग जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, उन रेफ्रिजरेंट को भी हम लोगों ने यूज करना चेंज कर दिया। जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट में क्या यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे, उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वैल्यूज को भी हम क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। तो कुछ गैसेस जो हमारे ट्रोपोस्फियर को क्या करती है, चेंज करती है, बदलती है। Certain gases of the troposphere absorb some of the infrared radiation reflected from the earth, और उसको कहाँ भेज देती है, वापस ही अर्थ में भेज देती है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, हमारे पास में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ये टेम्परेचर क्या जनरेट करता है, हमारे पास में वार्मनेस क्रिएट करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये भी इसी का एक कॉज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या सर? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इंट्रैप हो जाती है किसी भी ग्लास या किसी वॉल के अंदर, वो टेम्परेचर इंक्रीज करती रहती है। इसको है ना एक ऐसे चैम्बर से कनेक्ट करके देखा गया, जहां पर अगर ग्लास बना दे तो ग्लास के अंदर क्या होती है, वो ट्रैप हो जाती है। तो ये जो हमारी गैसेस थी ना, ये गैसेस क्या कर रही थी, हमारे आउटर स्पेस के ऊपर कुछ इस टाइप से इफेक्ट क्रिएट कर रही थी कि क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ट्रैपिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। तो उस ट्रैपिंग को क्रिएट किया ग्रीन हाउस है, और लाइक मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अब अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो है ना ओवरऑल जितनी ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होती है, उसका 20% पार्ट तो कौन जनरेट करता है, ये यूनाइटेड स्टेट इमिट करता है, ठीक है। सो CFCs को रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग द चेंज ऑफ द रेफ्रिजरेशन, कि रेफ्रिजरेशन को हम लोग क्या कर सके, चेंज कर सके, ठीक है। कैसे हम लोग कार्बन मीथेन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अगर हम व्हीकल की बात करें, तो व्हीकल के अंदर देखो कुछ पॉल्यूशन को कुछ इस टाइप से बताया गया है कि अगर हम लोग एग्जॉस्ट की बात करें, तो एग्जॉस्ट के अंदर से क्या क्या बाहर निकल रहा है, नाइट्रोजन बाहर निकलती है, स्टीम बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और पॉल्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। रियल फ्यूल और टुडेज जो एयर है, वो हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, इसके अपर पार्ट के अंदर डाल रहे हैं, जहाँ पर हमारा इंजन रखा हुआ है। और इसके अंदर से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स बाहर निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स बाहर निकलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बाहर निकलते हैं, और कुछ कंपाउंड्स बाहर निकलते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। और इसके अलावा कौन कौन सी इवेपोरेशन अगर की बात करें, तो इवेपोरेशन के बारे में देखो एक छोटा सा एक स्लाइड मिली है कि अगर हम लोग इवेपोरेशन इमिशन की बात करें, तो डायूरेनल रनिंग लॉसेस एंड हॉट सॉक, क्या अगर ये इसकी बात करो, डिफ्यूजिंग लॉसेस, डिस्प्लेस वेपर्स होती हैं। मिसलेनियस इमिशन की बात करो, तो ड्यू टू द अदर इवेपोरेशन लाइक वियर एंड टियर, हमारे पास क्या जनरेट होता है, इमिशंस क्रिएट होते हैं। अगर हमारा वियर एंड टियर भी जनरेट हो रहा है, अगर हम लोग ब्रेक भी लगा रहे हैं, तो वहां से क्या निकल रही है ना, गैसेस बाहर निकल के बाहर आती हैं। सो कैसे हम लोग है ना एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जो अभी ऊपर लॉसेस की बात कर रहे थे, रिफ्यूलिंग लॉसेस की वजह से, इवेपोरेटिंग इमिशन की वजह से, क्रैंकेस में होने वाले लॉसेस की वजह से, और एग्जॉस्ट से निकलने वाले इमिशन की वजह से हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर एक
इमिशन क्रिएट कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन बना रहे हैं। हाउ इमिशंस आर फॉर्म्ड, हेयर द इमिशन, कैसे हम लोग फ्यूल करते हैं, एक इंजन बता रखा है कैसे हम लोग फ्यूलिंग करते हैं टाइम पे उसको जनरेट करते हैं। इन द इंजन इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वॉल क्वांचिंग होती है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर ब्लो बाय हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ फ्यूल हमारे पास में ना ब्रीथिंग की इश्यू जनरेट होते हैं। हॉट इंजन होता है तो हॉट इंजन फ्यूल की वजह से हमारे पास जो वेपर्स होती है वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। ओके, सो इसके बाद में हमारे पास बचता है इमिशन कंट्रोल, कि कैसे हम इस इमिशन को कंट्रोल करते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस, और एयर फ्यूल रेशियो के साथ में इसको डिस्कस करके एंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास एंड होने वाली है, वैसे भी टाइम अप हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, और तुम्हारी